सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं मॉडल पेपर। ठीक है, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे और ये आपके तैयारी के लिए बिल्कुल रामबाण है। ये 5 मॉडल पेपर यहाँ पे मैं लेकर के आऊंगा जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन जो है लगभग पूरा मैच हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर यहां से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वाइज नहीं मिलेगा तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि 100% मिलना ही मिलना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज पूरी आपके लिए। 5 मॉडल पेपर्स और एक क्लास और मैंने आपका कराया है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने आपका बताया है एक ही क्लास में। तो वो क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले मैंने कराया था और मैं दोबारा कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपका इस मॉडल पेपर के बाद आपको वह मैराथन मास्टर क्लास मिल जाएगी जो आपके पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा और एक ही वीडियो से जो है आपका पूरा सिलेबस जितना आपको पढ़ना है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये सब कुछ आपको उस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्लास रहेगी और ये आपके 5 मॉडल पेपर्स ये आप कर लीजिए। ठीक, इतना एग्जाम टाइम में अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, मॉडल पेपर में जो मैं प्रश्न करा रहा हूं पहले आप सभी क्वेश्चंस खुद से कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपको कितना टाइम लगा और कितने नंबर का आपका हुआ, कितने नंबर आपने खुद से सही किए। ठीक है, और कितना टाइम लगा। ये दो चीजें जो है आपको इसमें देखनी रहेंगी। तो आपके सेकंड सेमेस्टर मैथ जो है पूरा एकदम ऐसा तैयार हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। इतना अच्छा आपका मैथ का पेपर जाने वाला है अगर आपने इतनी चीजें कर ली। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को बता दीजिए कि पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक, तो अब हम जो है इसी बात पे लाइक शेयर आप कर दीजिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये 11 नंबर के और 7 प्रश्न आपके लघुत्तरीय के 2-2 नंबर के 14 नंबर, ये 25 नंबर का आपका पेपर जैसा आता है वैसा ही पेपर यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और यहाँ पे इन्हीं के प्रैक्टिस के साथ आप 25 में 25 स्कोर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का, x + 5 का होल स्क्वायर का मान है। तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ a की जगह क्या लिखा है, x लिखा है और b की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो x + 5 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 × a कितना है, a है x, b है कितना 5, x² + 25 + 10x। ये यहां पे देखिए ऑप्शन 3 में दिया गया है x² + 25 + 10x, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित सूचनाओं को कहते हैं आंकड़े, गणनाएं, बारंबारता, सारणी। तो आप देखिए किसी निश्चित उद्देश्य से जब सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं आंकड़े। पहला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गणनाएं किसी चीज को गिनना हो जाता है, बारंबारता किसी आंकड़े में कोई संख्या कितनी बार आई है ये आपका बारंबारता हो जाता है और सारणी में कई सारी चीजें रहती हैं। तो किसी निश्चित उद्देश्य एकत्रित सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें पाई में, क्योंकि पाई की वैल्यू हम ज्यादातर जगह देखते हैं 22/7 लिखी हुई और परिमेय संख्या का परिभाषा हम जानते हैं कि p/q के रूप में जो संख्या व्यक्त की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बस q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन का पूरा गढ़ बन जाता है। क्यों,
अब समझिएगा कि पाई को 22/7 तो लिखा जाता है, लेकिन इसका मान ये 22/7 के बराबर होता नहीं है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब लगभग में ये आपका होता है 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए अगर पाई की, तो पाई बराबर होता है 3.141532। इस तरीके से ये मान जो है चलता जाता है और ये कभी खत्म नहीं होता है। और अगर इस एग्जैक्ट मान की बात की जाए कि इसको आप दर्शाइए दो संख्याओं के बटे के रूप में, जैसे 22/7 लिखा है, लेकिन आप 22/7 का मान कैलकुलेट करोगे तो ये 3 दशमलव, अब एक बचा है, एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, 4 बार, और उसके बाद देखिए फिर 2 बच जाएगा तो 2 बार चला जाएगा। यहीं से देखिए वैल्यू डिफर करने लगती है, ठीक है। तो ये 22/7 जो है पाई का मान नहीं होता है। जो पाई का एग्जैक्ट मान होता है उसे आप दो संख्याओं के इस तरीके से भिन्न के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये मान कभी खत्म ही नहीं होता, ये दशमलव के बाद वाला मान चलता रहता है, इसलिए जो है एग्जैक्ट मान निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, तो ये हो जाएगा 2√3, तो √3 यहां बचा रह गया, तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो लिखा है 9/5, ये पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त पहले से है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 9/5, ये परिमेय संख्या है आपकी, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, योग का तत्समक अवयव है। योग का तत्समक अवयव हम उसे कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जिसको हम किसी भी दी गई संख्या में अगर जोड़ दें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 5 में हम क्या जोड़ दें कि इसका मान 5 ही रहे, तो यहां से अगर x का मान हम निकालें तो ये आ जाएगा 5 और -5 इधर जाएगा, ऋण 5, यानी कि x का मान आ जाएगा 0। यानी कि हर एक संख्या के लिए जो योग का तत्समक होता है वह होता है 0। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। योग का तत्समक अवयव जब भी बात होगी किसी भी संख्या का तो वो 0 ही आता है, ठीक है, क्योंकि योग का तत्समक का परिभाषा आपने सुन लिया कि ऐसी संख्या जिसको हम दी गई संख्या में जोड़ दें उसके मान में परिवर्तन ना हो। तो ऐसी एक ही संख्या है जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें तो उस संख्या के मान में परिवर्तन ना हो, वो है 0। इसके बाद देखिए तो संख्या 5 है, संख्या ऋण 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका हम गुणा दी गई संख्या में अगर कर दें तो मान जो है 1 के बराबर हो जाए। यानी कि ऋण 19/29 में अगर हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा कर दें, मान लेते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो गुणा करने पे मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। x का गुणा होगा, आप देखिए -19 में, ठीक, तो -19x/29 हो जाएगा और बराबर 1। अब 29 को उधर भेज दीजिए तो -19x बराबर 29 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 29/-19, और माइनस हर में है तो ये इस पे हम लगा सकते हैं भिन्न पे, -29/19 ये हो जाएगा। तो -29/19 ये कैसे कर सकते हैं, माइनस देखिए भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये -29 हो जाएगा और ये +19 हो जाएगा। तो -29/19 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/29 का देखिए चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा तो माइनस का माइनस रहेगा, बस जो है क्या, जो हर है वह अंश हो जाएगा, जो अंश है वह हर हो जाएगा, ठीक। तो भिन्न पलट जाएगा और चिन्ह जो है वो वही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया और 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने देख लिया। इस तरीके से पांचों आप सही कर पाए होंगे ये उम्मीद करता हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी आपके एक नंबर के ही प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 6 है,
2a माइनस 6 तथा a स्क्वायर माइनस 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं या भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पे आसान है गुणनखंड करना। आप देखिए 2a माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 गुणे 2a में से 2 निकाल लिया तो a बच गया, और माइनस 6 में से निकाल लेंगे 2 तो बच जाएगा 3। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे a माइनस 3। और इसके बाद देखिए एक है a स्क्वायर माइनस 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कहीं पे अगर लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3। अब गुणनखंड के रूप में दोनों जो हमको दिए गए थे बीजीय व्यंजक उनको हमने लिख लिया है। और मासा जब हम निकालते हैं तो जिनके बीच मासा निकालना है उनका गुणनखंड में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, जो हर जगह आया रहता है वही लिखा जाता है। जैसे 2 यहां आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा तो 2 मासा में नहीं लिखा जाएगा। a माइनस 3 यहां आ रहा है और यहां भी आ रहा है तो मासा में a माइनस 3 जो है वो लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए a प्लस 3 आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा तो a प्लस 3 नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमने चेक कर लिया, मासा हमारा कितना आ गया, a माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा मासा। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है। इस तरीके से ये रेखा खींची हुई है और फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगने वाला है बॉडमॉस का रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले अगर कहीं पे बार लाइन दी गई है, ठीक, तो ये इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये आपका सॉल्व होता है जहां पे होगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और आप जो गणित की संक्रियाएं हैं भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये तो आप जान ही रहे हैं, इस क्रम में सॉल्व होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका जो है बॉडमॉस का रूल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जब आपको सरल करना है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा। जो 4.3 में से 2 घट रहा है जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इसको जो है हम घटा लेंगे। ठीक, जो भी यहाँ पे संक्रिया हो रही होगी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सबसे पहले वही होगा। तो अब जो जैसे है वैसे रहने दीजिए, बस जो है जहां पे ऊपर बार लगा हुआ है वही आपका सॉल्व होगा। तो ये 8.7 माइनस 7.6 मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस, अब देखिए 4.3 में से 2 घट जाएगा तो 2.3 यहाँ पे बच जाएगा, और छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला, फिर बड़ा। अब देखिए यहाँ पे ये बार जो है वो हट गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए जब ये खत्म हो गया तो अब आपका छोटा ब्रैकेट देखिए कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक है ये छोटा ब्रैकेट। अब जो छोटे ब्रैकेट में चीजें हो रही हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर यहीं पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब हो रहा होता तो सबसे पहले क्या होता, सॉल्व, भाग। अब लेकिन यहाँ पे एक ही संक्रिया है, घटाना हो रहा है, तो जल्दी से घटा करके आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 7.6 माइनस 6.5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5.4 में से 2.3 घट जाएगा तो 1, और ये 3.1 यहाँ पे बच जाएगा, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5, अब ये ब्रैकेट छोटा वाला खुल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ होना नहीं है, अब कुछ बचा नहीं कोई संक्रिया, तो ये अब ब्रैकेट के सामने माइनस है और ये प्लस 3.1 है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3.1
मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 8.7 माइनस, अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा, ये मझला ब्रैकेट, ठीक। तो अब कहां से कहां तक है ये, यहां से यहां तक। तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है, तो घटा लीजिए। 7.6 माइनस 6.5 में से घटा लेंगे 3.1, तो 3.4 जो है बच जाएगा। अब इसके बाद 8.7 माइनस 7.6, ब्रैकेट जो है हट जाएगा, 3.4 बड़ा ब्रैकेट के बाद देखिए घटा लीजिए फिर से, यहाँ पे घटाना ही हो रहा है तो घटा लीजिए। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और 3 घटेगा तो 4, और यहाँ 8.7 में से अब घटेगा, ब्रैकेट खुल जाएगा 4.2, और घटाएंगे जब तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो 4.5 ये उत्तर हो जाएगा। 4.5 ये सॉल्व करने के बाद इसका जो है सरलतम रूप आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा, 4.5, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्राकृतिक संख्याओं को छांटिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनती की संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये जो संख्याएं चलती जाती हैं, 100 200 400 500 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़, इस तरीके से ये संख्याएं क्या है, जो गिनती की संख्याएं हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए 333 ये हमारी गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। और शून्य की अगर बात की जाए तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा 333, और जीरो नहीं होगा। 543 हमारा नेचुरल नंबर होगा। और इसके बाद देखिए 3 सही 1/4 लिखा हुआ है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13, 13/4, और ये कटेगा नहीं, तो इसलिए जो है ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए ऋण 7/8 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, और 2 सही 3/8 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। केवल 2 प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे है, 333 और 543, ये हमारी 2 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद देखिए संख्या 9 है, एक संख्या के दोगुने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या कोई है, तो माना वह संख्या x है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक संख्या के दोगुने, तो संख्या का दोगुना x का दोगुना कितना होगा, 2 गुणे x, और के दोगुने में से 20 घटाने पर, इसमें से अगर 20 घटा दिया जाए 46 प्राप्त होता है ये, यानी कि इसके बराबर कितना, ये किसके बराबर है, 46 के। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2x बराबर -20 उधर जाएगा, तो 46 धन 20 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 66, और x बराबर कितना हो जाएगा, 66, और 2 इधर गुणे में, इधर आ जाएगा बराबर के, तो भाग में हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 33, ठीक है। तो 33 के दूने में से 20, 33 का दूना 66, और 20 घटाएंगे तो 46, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x का मान -3 है। अब देखिए खेत की भुजा हमको दिया गया है, खेत की भुजा कितना है, 3x + 17 है, और x का मान हमको दिया गया है -3, तो x बराबर -3 रखने पर यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो 3 गुणे -3 धन 17 -9 धन 17, तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 मीटर जो हो जाएगा ये वर्गाकार खेत की भुजा हो जाएगा। अब क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत वर्गाकार है, तो वर्गाकार का एरिया कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं।
तो एरिया आ जाएगा 64 वर्ग मीटर, और यूनिट जरूर लिखिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक काम को 25 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। अब देखिए ये मैन और डे वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर M1 आदमी किसी काम को D1 डे में कर रहे हैं, तो उसी काम को M2 आदमी D2 डे में करेंगे। ठीक है, ये हमेशा क्या है, आपस में बराबर रहता है। यही फॉर्मूला है, M1 D1 बराबर M2 D2। तो 25 आदमी हमारे पहले कितने हैं, 25 आदमी, और कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और फिर कह रहा है 15 आदमी, तो M2 का मान 15 हो गया, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, D2, इसी का मान हमको निकालना है। तो ये समझ में आ गया आपको फॉर्मूला, M1 इंटू D1, यानी कि पहले ये पहला केस जब M1 आदमी है और उस काम को D1 डे में कर रहे हैं, और ये दूसरा केस जब M2 आदमी है उस काम को D2 दिन में करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो 15 इधर गुणे में, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 25 गुणे 12 बटे 15 बराबर D2, और 5 से काटिए तो ये 5 बार में और ये 3 बार में, फिर 3 से 12 को काट दीजिए, 3 चौक 12, 5 का गुणा 4 में तो 20, यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिन। जो 25 आदमी 12 दिन में कर ले रहे हैं, उसी काम को 15 आदमी 20 दिन में करेंगे। तो D2 यहाँ कितने दिन लगेंगे, उसी काम को 20 दिन लगेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये भी आसान है, आपने कर लिया। अब यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 11 तक सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब इसके बाद जो है वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया के आयु की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब अर्जुन की आयु 2 गुनी है, श्रेया की आयु की, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले श्रेया की ही आयु मान लेते हैं। तो श्रेया की आयु माना, लिख लीजिए, माना श्रेया की आयु x है, और ये कैसी आयु है, वर्तमान आयु है। ठीक, क्योंकि ये वर्तमान की ही बात की जा रही है। तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ पे अर्जुन की आयु 2x होगी। अगर श्रेया की x है तो अर्जुन की कितनी होगी, अर्जुन की 2 गुनी है, तो 2 गुणे x 2x होगी। और 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए, 5 वर्ष पहले देखिए क्या है, उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले देखिए दोनों की आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पहले। आज जब श्रेया की आयु x है, तो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु आज जो है x है, तो 5 वर्ष पहले 5 घटा दीजिए x में से, तो x माइनस 5 वर्ष रही होगी। और अर्जुन की आयु कितनी रही होगी, अर्जुन की आयु आज 2x है, तो 5 वर्ष पहले 2x माइनस 5। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब जब बोल दिया यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अर्जुन की जो आयु है यानी कि 2x माइनस 5, ये 3 गुनी थी किसके, श्रेया की जो 5 वर्ष पहले आयु थी, यानी कि 2x माइनस 5 जो अर्जुन की आयु ये 5 वर्ष पहले, वो बराबर हो जाएगी किसके, 3 गुने किसके, श्रेया के आयु के। तो यही अब आपको सॉल्व कर लेना है। 2x माइनस 5 बराबर 3 गुणे x, 3x, और 3 का गुणा 5 में तो 15। अब इसके बाद 2x को उधर भेज दीजिए, माइनस 15 को उधर ले आएंगे, प्लस 15 और माइनस 5 और 3x माइनस 6। अब यहाँ पे 15 में से 5 घट जाएगा 10, और 3x में से यहाँ पे घटेगा कितना, यहाँ पे घटेगा 2x, क्योंकि धन 2x इधर जाएगा, माइनस 2x, और 2x घट जाएगा तो x, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 10, यानी कि श्रेया की जो वर्तमान आयु आ गई वह 10 वर्ष आ गई।
श्रेया की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और अर्जुन की कितनी हो जाएगी 2x यानी कि 20 वर्ष। तो ये 10 वर्ष और ये 20 वर्ष। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या 13, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आप समझिए कि जैसे एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, इसमें से आपने छोटे छोटे वर्ग अगर बना दिए, छोटे छोटे वर्ग अगर आपने बना दिए तो इसमें क्या नहीं बदलेगा, इसमें एक चीज नहीं बदलेगी, जो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल जो है बट करके छोटे छोटे भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पे आपको देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, और अगर निकाला जाए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो वर्गों की संख्या जो हो जाएगा, वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और बटे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसको ऐसे समझिए कि ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग जो है काटा जा रहा है तो कितने वर्ग बनेंगे, तो ऊपर आ जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और नीचे भाग हो जाएगा छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 64 और छोटा का 4 है। 4 से काटेंगे 64 को तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये एक बार में, और फिर ये आपका 2 बच जाएगा और 16 बार में जो है कट जाएगा, यानी कि वर्गों की जो संख्या आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 16 वर्ग जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये दूसरा फिगर है। ठीक है, यहाँ पे बस 4 भागों में बटेगा, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न आयत चित्र में छात्रों की संख्या तथा उनके प्राप्तांकों को निरूपित किया गया है। यहाँ पे एक आयत चित्र आपको दिया गया है और इस आयत चित्र में क्या है, इस आयत चित्र में आप देख पा रहे हैं कि छात्रों की संख्या तथा उनके प्राप्तांकों का निरूपण किया गया है। छात्रों की संख्या, और जैसे यहाँ पे देखिए नीचे इधर कुछ छूटा हुआ है, ये क्या है, तो यहाँ पे आपके प्राप्तांक हैं, देखिए 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर। अब 0 से 10 के बीच में कितने छात्र को मिला है अंक, 5 छात्रों। फिर 10 से 20 12 छात्र हैं, 20 से 30 10, 30 से 40 2 हैं, 40 से 50 14 हैं, 50 से 60 8 हैं और 60 से 70 6 हैं। अब जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पहला वह वर्ग अंतराल जिसमें छात्रों की संख्या अधिक है, यानी कि सबसे अधिक है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है सबसे अधिक कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप देखिए सबसे ऊंचा आयत चित्र क्या है, ये 14 है। तो यहाँ पे और बोला किस वह वर्ग अंतराल, तो ये किस वर्ग अंतराल में है, 40 से 50। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपका 40 से 50, ये पहले का उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा वह वर्ग अंतराल जिसमें छात्रों की संख्या कम है, कम मतलब कि सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ है, 30 से 40 वर्ग अंतराल के बीच में। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 30 से 40। इसके बाद देखिए तीसरा है 50 से 60 वर्ग अंतराल में छात्रों की संख्या कितनी है, तो 50 से 60 वर्ग अंतराल में छात्रों की जो संख्या है वह है 8। तो उत्तर आपका हो जाएगा 8। इस तरीके से देख लीजिए आप एक बार आयत चित्र देखिए,
और तीनों प्रश्नों को देखिए जो आपसे पूछा है, तीनों प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या कह रहा है, चित्र में त्रिभुज एबीसी ये बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू ये क्यू है, पी क्यू आर समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिगर में देखिए आपको त्रिभुज ए बी सी दिया है और ए बी सी की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं और इसके अंदर त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है और पी क्यू आर में क्यू आर भुजा दी गई है, बाकी दो भुजाएं नहीं दी गई हैं और बताया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप होने का मतलब क्या होता है, समरूप होने का मतलब ये होता है कि देखने में तो बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन इनकी साइज जो होगी वह डिफरेंट होगी। तो इनका आकार जो है मतलब कि इनकी बनावट वो देखने में, देखिए बस ये त्रिभुज में क्या अंतर है, छोटे बड़े हैं। और इनकी प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है। यानी कि जैसे एबीसी त्रिभुज है, इसकी जो AB भुजा है इसका जो संगत भुजा है वह क्या है इस त्रिभुज में, PQ है। तो AB का जो अनुपात PQ से होगा वही अनुपात BC भुजा का QR से होगा, BC भुजा का QR से होगा और वही अनुपात CA भुजा का इस भुजा का, CA भुजा का इस भुजा से होगा, PR भुजा से, CA भुजा का PR या RP लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये जो है ये अनुपात AB भुजा का PQ से जो अनुपात होगा वह बराबर होगा BC का जो अनुपात होगा QR से और वह बराबर होगा CA का जो अनुपात होगा वह RP से, ठीक। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको वैल्यूज किसकी किसकी पता है, AB और AB का हमको पता है 2 है, PQ का हमको नहीं पता है और BC का 3 है और QR का 1.5 है ये हमको पता है और CA का 2.8 है, RP का हमको नहीं पता है। यही दो जो नहीं पता है वो निकालने हैं। अब तीन अनुपात जो है आपस में इस तरीके से बराबर है तो किन्हीं दो अनुपातों को आप बराबर दिखा सकते हैं। जैसे 2/PQ बराबर है 3/1.5 के, तो 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और PQ उधर जाएगा तो 2 बराबर 2 गुणे PQ और फिर 2 को इधर भेज दीजिए तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 2/2 और इसका मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि यह जो PQ भुजा हो जाएगी यह 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक। इसके बाद देखिए अब जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो इसको हम बराबर दिखा सकते हैं इसके, यानी कि 3/1.5 को बराबर दिखाया जा सकता है 2.8/RP के। और देखिए 1.5 से 3 को काटेंगे 2 और 2.8/RP और RP को धर लाएंगे तो 2 में गुणा हो जाएगा RP का। देखिए 2 गुणे RP बराबर 2.8 और RP बराबर क्या हो जाएगा 2.8/2, यानी कि RP बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। RP का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बाकी जो दो भुजाएं हमको निकालनी थी वो हमने समरूपता के नियम से जो है वो यहाँ पे निकाल लिया। बहुत ही आसान है, कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2.5 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दो चीजें यहाँ पे हमको निकालनी है और दो चीजें दी गई हैं। कौन सी दो चीजें दी गई हैं? बताया गया है कि रेलगाड़ी है और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको वह 12 सेकंड में पार कर रही है और एक खंभा है उसको 2.5 सेकंड में पार कर रही है। अब रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बताना है।
तो सबसे पहले जो हमको नहीं पता होता है वही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, माना रेलगाड़ी की लंबाई x है। अब देखिए एक रेलगाड़ी जब चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो चाहे वो प्लेटफॉर्म आए चाहे एक खंबा आए, उसकी जो स्पीड है उसी स्पीड से वो पार करेगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे रुकना होता तो अलग बात होती, जब रेलगाड़ी चल रही है तो एक स्पीड से चल रही होगी। तो कहने का मतलब यही है इनका कि उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया 120 मीटर लंबे और एक खंबे को पार किया, और दोनों का जो है टाइम दिया गया है, कितना टाइम पार करने में लगा। अब समझिएगा यहाँ पे कि जैसे दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे जो आपको समझनी है। देखिए पहला केस, जब रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपका 120 मीटर लंबा जो है ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये प्लेटफॉर्म है और ये आपकी रेलगाड़ी, ठीक, जो इस प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है। ठीक, और इसकी लंबाई जो है रेलगाड़ी की हमने मान लिया है x है। ठीक, तो अब ये देखिए ये रेलगाड़ी कब पार कर लेगी ये माना जाएगा। अब देखिए ब्लैक वाला जो मार्कर है इसको प्लेटफॉर्म समझिए और ये रेलगाड़ी, तो ये रेलगाड़ी जो है देखिए इस तरीके से आएगी और चलते 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 जब यहां पे पहुंच जाएगी तब इसको पार करना बोला जाएगा। इसको जब ये यहां पे पहुंच जाएगी तब हम क्या बोलेंगे कि इसने जो है रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, जब इसका पिछला हिस्सा निकल जाएगा। तो अब सोचिए कि इतना करने के लिए इसको दूरी कितना चलना पड़ेगा। एक बार जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म पे आएगी और एक बार पूरा क्रॉस करेगी। ठीक, तो अब ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रहा है। देखिए पिछले हिस्से से देख करके चलिए, ये पिछला हिस्सा अब जब यहां पहुंच गया है तो ये x दूरी चला और ये प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर चला, यानी कि ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस 120 मीटर और चला, यानी कि कुल दूरी जो हो गया, दूरी जो इसने चला वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस 120। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा यहाँ पे। अब समझिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल इस रेलगाड़ी की हम निकालते हैं, चाल जो है वह दूरी x धन 120 और समय इसने कितना लिया है प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 12 सेकंड का समय लिया है। तो ये दूरी जो हो गई हमारी मीटर में पूरी हो गई और ये चाल जो हमारा हो गया वह कितना आ गया, x धन 120 बटे 12 मीटर पर सेकंड है। ये इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये तो पहला केस हो गया, और दूसरा जो हमको बता रहा है वह कह रहा है कि एक खंबे को 2/5 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो अब खंबे वाले केस को देखिए। अब खंबा तो इस तरीके से सीधा खड़ा होता है। ठीक, अब मान लेते हैं रेलगाड़ी इस तरीके से आ रही है और ये खंबे को पार कर रही है। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है, x है। अब इसको पार करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो पिछला सिरा है जब यहां पे आ जाएगा तो ये रेलगाड़ी जो है वो खंबा पार कर लेगी। तो अब देखिए इसके पिछले हिस्से को यहां पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, यही केवल x दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये खंबा है, ये खंबा है और ये रेलगाड़ी यहाँ पे खंबे को पार करने जा रही है, तो ये अपने लंबाई के बराबर चल लेगी तो ये जो है खंबा पार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसका जो चाल हो जाएगा यहां से हो जाएगा चाल, दूरी कितना चला x और समय कितना लिया, समय यहाँ पे जो ले रहा है वह ले रहा है 2/5, यानी कि इसको भिन्न में बदल लीजिए, 5 दूनी 10, 2 12/5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा x के बटे में 12/5 और ये जो भिन्न हर के हर में जो है उसका गुणा अंश में हो जाएगा, तो 5x/12, ये आ गया चाल। अब देखिए रेलगाड़ी तो वही है,
तो यहाँ जो चाल होगी वो इस चाल के बराबर होगी, तो दोनों चाल को आप बराबर दिखा दीजिए। तो यहां से x धन 120 बटे 12 बराबर 5x बटे 12। अब देखिए इस 12 का को उधर भेज दीजिए तो 12 का गुणा हो जाएगा, और जब 12 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे x धन 120 और 5x बटे 12 गुणे 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा और ये x को उधर भेज दीजिए। अब तो 120 बराबर 5x माइनस x हो जाएगा और 4x बराबर 120 मिल गया। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 4 बटे 120, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ गया 30 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। और अब हमको जो निकालना है चाल निकालना है, तो चाल कितना है 5x बटे 12, या यहाँ पे रख लीजिए तो चाल कितना आ जाएगा 5x बटे 12, तो 5 गुणे 30 बटे 12। अब इसके बाद ऊपर नीचे आप काट लीजिए, तो ये 3 से कटेगा तो 4 और ये 3 से कटेगा तो 10, और फिर 2 से काटिए तो 5 और ये 2, तो ये कितना आ गया, ये 5 पच्चे 25 बटे 2, 25 बटे 2 और मीटर पर सेकंड, ये 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो चाल हमारा क्या आ गया 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है तो याद रखिएगा यहाँ पे हम इसमें जो है 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब देखिए 5 से 25 को काटिए 5 बार में और 2 से काटिए 18 को 9 बार में, और 9 पच्चे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको मिल गई 30 मीटर है और आपको चाल मिल गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दोनों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो समझने वाली बात थी वो आपको कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो दोनों ही केस में बराबर होगी, चाहे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे और चाहे खंबे को पार करे। बस दोनों केस में अंतर क्या होगा, जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वह जो दूरी चलेगी वह अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के वो जोड़ करके चलेगी, और जब खंबे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर चलेगी तो खंबे को पार कर लेगी। ठीक, तो दोनों के हिसाब से चाल निकाल लेते और दोनों को चाल को बराबर दिखा देना था। ठीक, दोनों चाल को जब आप बराबर दिखा दोगे तो यहां से आपको जो ट्रेन की लंबाई मिल गई, ट्रेन की लंबाई मिल गई, तो चाल के मान में यहाँ पे हमने रख दिया और यहां से हमको क्या मिल गया, रेलगाड़ी की जो गति है, जो चाल है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न 17 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याएं, अब दो क्रमागत संख्याएं, अब देखिए अगर ऐसे बोलता है जैसे एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, तो जैसे 5 के बाद 6 आया तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अब क्या बोल रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं, मतलब कि अगर दोनों संख्याएं क्या है विषम है, तो अब जैसे एक विषम संख्या 3 है, इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 5 आता है, क्योंकि 4 2 से कटता है, सम संख्या है। तो किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या है और उसकी अगली विषम संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसमें 2 जोड़ना पड़ता है। तो माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा x धन 2। ये आपको मानने में समझना है कि अगर कोई एक संख्या हम मान रहे हैं विषम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ने पे, जैसे 3 के बाद
5 के बाद अगर अगली क्रमागत विषम संख्या चाहिए तो 2 जोड़ेंगे तब 7 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर केवल क्रमागत कहता तो 1 जोड़ने में मिलता है, ठीक है, तब x+1 लिखते। अब यहाँ पे जब क्रमागत विषम संख्या बोला है तब x+2 लिखेंगे। अब बोल रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 40 है, यानी कि अगर x और अगली क्रमागत संख्या x+2 को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर है, इन दोनों का योग 40 के बराबर है। तो अब जोड़ लीजिए, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, कुछ होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि प्लस का गुणा सब प्लस ही रहेगा, और x + x 2x+2 बराबर 40 के है। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो x+1 यहाँ पे बचेगा, या सीधे क्या करिए 2 उधर भेज दीजिए तो 2x बराबर 40 - 2 और 2x बराबर क्या हो जाएगा 38, और x बराबर कितना हो जाएगा 38/2 यानी कि 19। यानी कि पहली क्रमागत संख्या कितनी मिल गई 19, और दूसरी क्या हो जाएगी 19 - 2 यानी कि 21। यानी कि एक संख्या 19 होगी और दूसरी संख्या 21 होगी। तो ये आसानी से आपने निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब घनाभ की जो भुजाएं दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं और आपको जो आयतन निकालना है वह घन मीटर में निकालना है। तो आयतन कब घन मीटर में आएगा, जब सारी भुजाएं मीटर में होंगी। तो सबसे पहले हम भुजाओं को मीटर में बना लेते हैं। तो लंबाई जो है आपका जो 80 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में बनाए तो 100 से भाग करेंगे तो 80/100 मीटर इसको लिख सकते हैं, और 0 से 0 कट जाएगा, 10 से भाग होगा 8 में तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ये 100 से भाग होगा तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, और इसी तरीके से ऊंचाई जो है हमारा, ऊंचाई है ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे बदलेंगे, पहले 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 - 20 और ये सेंटीमीटर हो गया 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर को अब बदलिए आप मीटर में, 100 से भाग करिए तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 1.2 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन निकालिए। घनाभ का आयतन ये क्या हो जाएगा, लंबाई 0.8 गुणे चौड़ाई 0.4 गुणे ऊंचाई 1.2। अब देखिए 8 का गुणा 4 में होगा तो 32 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो 0.32 और गुणे 1.2। देखिए 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा 2 और 12 ये 36 2 38, तो ये हो जाएगा कितना 0.3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा 0.384 मीटर क्यूब या घन मीटर में। ये आपका उत्तर आ गया। घन मीटर में आपसे निकालने कहा था तो घन मीटर ही लिख दीजिए, यहाँ पे सबसे सही घन मीटर ही लिखना रहेगा। तो 0.384 घन मीटर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 18 तक जो है आपने कर लिया, और पूरे प्रश्न जो हैं ये आपने सही कर लिए होंगे। कितने नंबर का आपने सही किया है ये मुझे कमेंट करके बताइए। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इजी लगा, टफ लगा, ये आप कमेंट करके बताइए। कैसी लगी यह क्लास ये आप जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट सबको करना है, ठीक, तो कुछ ना कुछ आप जो है अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अब शेयर कर दीजिए। इतना टाइम आपने साथ बिता लिया, पूरा मॉडल पेपर कर लिया, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ठीक है, आप देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी मेहनत तो सफल होगी, आप 25 में 25 लेकर के आओगे, लेकिन मेरी मेहनत जो है वो तब सफल होगी जब सभी तक यह मॉडल पेपर पहुंचेगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्लास में लगातार आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। डेली प्रयासरत हूं कि आपके एग्जाम जो है
वो बहुत अच्छे जाएं। ठीक, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, शेयर करिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। राजन सीरीज, पवन सीरीज भी मैंने करा दिया है, तो जिसके पास राजन पवन सीरीज है या जिसने नहीं लिया है, सभी लोग देख सकते हैं। नीचे मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करेंगे तो पूरा बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सभी प्रश्न मैंने कराए हैं। तो इतना किसी ने आपको कराया ही नहीं होगा पूरे यूट्यूब पे। तो इसलिए जो है आप बहुत ही लगन से पढ़िए। ठीक, तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। और इस क्लास का जो आपको फ्री पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट यूपी टेट सीटेट टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपने जो भी आपके डाउट हों वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और अस्तित्व एकेडमी ऐप, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके रखिए मोबाइल में, बहुत ही काम आने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ जो है आपका आने वाला सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस तरीके से उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले मॉडल पेपर के साथ। उससे पहले जो है मैं आपको कराऊंगा मास्टर क्लास, जो आपकी मैराथन क्लास होगी। उसमें जो है एक ही क्लास में आपका पूरा सिलेबस मैं इस तरीके से डिस्कस कर दूंगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो सारी चीजें आप समझ जाओगे, और कहाँ गलतियां होती हैं, नहीं करना चाहिए, और जितने फॉर्मूले हैं सारी चीजें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से आप चैनल से बने रहेंगे। शेयर करिए अधिक से अधिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।